हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर। और हम एसएससी सीजीएल मेंस के टायर 2 के लिए और सीएचएसएल एमटीएस जीडी के लिए, जिसमें आपके जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो उनको हम सीरीज़ में तीसरा पार्ट देखेंगे। ऑलरेडी हमने 1 और 2 पार्ट बना चुका हूँ, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सर्च आउट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। चलिए, तो फिर आज हम तीसरा पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मई 2019 तक अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं? कई लोगों को लग रहा होगा कि क्या है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से रिलेटेड ये पूरा पेपर बनाया गया है। इसी को जो है आप लोग रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस लिहाज से ये अच्छा है। चलिए नेक्स्ट आइए। मई 2019 तक अभिनेता राज बब्बर किस राजनीतिक दल से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। नेक्स्ट आइए, सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसने चौथा कार्नोट पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है? सतत ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में योगदान के लिए किसने चौथा कार्नोट पुरस्कार 2018 प्रदान प्राप्त किया है? देखिए, जो पुराने करंट अफेयर है उनको हम लोग बस एक बार पढ़ के बिना डिस्कस किए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, केवल हम लोग जो नॉर्मल हमारे जीके जीएस से क्वेश्चन है वो हम चेकआउट करेंगे। इसमें केवल करंट अफेयर को बस बाईपास करेंगे, पढ़ के एक बार आगे बढ़ जाएंगे। इसकी जो आंसर है पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। किस अवधि के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानी जाती है? बताइए, दिल्ली सल्तनत काल के नाम से कौन सी अवधि जानी जाती है? तो 1206 से 1526 की जो अवधि है वो दिल्ली सल्तनत काल के नाम से इतिहास में जानी जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो है आप लोग जानते ही होंगे कि जो कई सारे राज्यों में ये बटा हुआ है। तो सबसे पहले आता है आपका क्या, जो 1206 से 1290, कितना 1290 तक कौन सा काल कहलाता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है। गुलाम के बाद क्या आता है? खिलजी वंश आता है। अब खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 तक आपका कौन था? खिलजी थे। ये ध्यान रहे। गुलाम के बाद क्या आ गए? खिलजी आ गए। अब गुलाम के बाद खिलजी आ गए। खिलजी के बाद कौन आएगा? खिलजी के बाद तुगलक आएंगे। तुगलक कब से कब तक थे? तो सिंपल एज इट इज 1320 से 1413 तक आपके तुगलक थे। तुगलक 1320 से 1413 तक थे। अब तुगलक के बाद कौन आएगा? तुगलक के बाद आएंगे सैयद। कौन आएंगे? तुगलक के बाद आएंगे सैयद आपके। तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए, सैयद। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो सैयद कब से कब तक थे? सैयद आपके 1414 से लेकर के ये 51 तक थे आपके। 1451 तक सैयद वंश था। अब सैयद के बाद कौन आएगा? तो लास्ट में आएगा लोधी वंश। लोधी वंश लास्ट में आएगा 1451 से लेके 1526। और इस पूरे काल को किस नाम जानते हैं हम? दिल्ली सल्तनत के काल से नाम जानते हैं। दिल्ली सल्तनत के नाम से हम जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत जो है 1 2 3 4 5 भागों में बटा हुआ है। 1206 से 1290 गुलाम वंश, 1290 1320 खिलजी वंश, 1320 से 1413 तुगलक, 1451 सैयद, 1451 से 1526 लोधी। तो ये सन भी आपको याद करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी याद करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। गु ख तू सै लो, इससे आप कनेक्ट करके आप ट्रिक बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो गया? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526। चलिए नेक्स्ट आइए। मिहिर भोज कहाँ के शासक थे? राष्ट्रकूट, चोल, प्रतिहार, चालुक्य? बताइए। तो मिहिर भोज जो है ये 836 से लेकर के 885 तक थे ये आपके। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बताइए, तो ये आपके जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। तो यहाँ पे प्रतिहार इज द राइट आंसर। और ये जो है भोज प्रथम इनका नाम था। जो भोज प्रथम थे वो पहले थे, उसके बाद ये आपके मिहिर भोज आए थे। एक मिनट, मिहिर भोज और जो भोज प्रथम है ये एक ही नाम है, एक ही नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये गुर्जर प्रतिहार दोनों नाम ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ प्रतिहार की जगह गुर्जर लिख के आ जाता है तो भी आप उसका आंसर यही करेंगे। ठीक है, चलिए। कभी कभी पूछ देता है कि जो मिहिर भोज हैं इन्होंने कोई उपाधि धारण की थी क्या? तो ऐसा पूछता है तो ध्यान रखिए। एक उपाधि मुझे याद आ रही है, आदि वराह नाम आपने सुना होगा।
बिल्कुल सुना होगा, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। आदि वराह की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। और ये कहाँ से पता चलता है कि आदि वराह उपाधि इनको मिली थी? तो कुछ सिक्के इनके थे जिन पे इनका हमें अंकन दिखाई देता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं पिछले जो भी हमारे वंश रहे हैं या फिर सल्तनत रही है, उन सब के बारे में हमें सिक्कों और इन सब चीज़ों के बारे इनसे ही पता चलता है कि क्या उपाधि इन्होंने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 1978 में कौन से संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, उस पर नियंत्रण और बेचने के मौलिक अधिकारों से हटा दिया? पहले क्या होता था, आप सभी जानते हैं कि सरकार अगर कहीं रोड बनाना चाहती हो या फिर कोई डेवलपमेंट का कार्य करना चाहती हो, तो वहां पर जब जमीनें लेती थी तो उससे क्या होता था, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते थे कि हमारे जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो उससे बचने के लिए सरकार ने क्या किया कि इस मौलिक अधिकार को ही जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। मतलब ये कानूनी अधिकार हो गया है, इसका आपका मुआवजा मिल जाएगा, इसकी जगह कोई दूसरी जमीन मिल जाएगी, लेकिन अब इस पे आपका मौलिक अधिकार जो है वो खत्म हो गया है। तो ये काम किया गया है 44वें संविधानिक संशोधन के द्वारा। कौन सा? 44वें संविधानिक संशोधन के द्वारा ये हटाया गया है 1977 में, ध्यान रखिएगा 1977 में ये काम किया गया है। और ये 300A में डाल दिया गया, उठाकर कहाँ 300A में उठा के डाल दिया गया। मतलब केवल कानून का अधिकार रहेगा, कानूनी रूप से आप लड़ सकते हैं और संपत्ति जो है आपकी उसका मुआवजा मिल सकता है। इस तरह की चीजें जो है किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं वैधानिक अधिकार क्या रह गया है? वैधानिक अधिकार रह गया है। ठीक है, ये कनेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आइए। गद विजेता किसने 2019 में 50वीं रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो बिल्कुल ये तो करंट अफेयर में ही है, तो विदर्भ है, तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए ने सौराष्ट्र को हराया था। किस आर्थिक क्रियाकलाप में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है या रोजगार मिलता है? किस क्रियाकलाप में, किस आर्थिक क्रियाकलाप में, ये पूछा गया है। बताइए, पर्यटन, विनिर्माण या कृषि या खनन? फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल सही जवाब, इसका जो आंसर है आपका क्या है? कृषि। सभी जानते हैं कृषि में लगभग 50% से ऊपर लोगों का जो है इसमें आजीविका चलता है। ठीक है, और अभी तो ग्रामीण में अगर देखा जाए तो ग्रामीण के 70% लोग इसमें काम करते हैं, ये चीज। चलिए नेक्स्ट आइए। बगलिहार, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? बगलिहार बांध जो है किस नदी पर बना है? फटाफट आंसर करिए इसका। तो ये जो आपका बगलिहार बांध है, ये बगलिहार पन बिजली परियोजना भी आप कह सकते हैं इसको, उसके नाम से भी जाना जाता है ये। और ये जम्मू कश्मीर में, आपका जम्मू कश्मीर से तो आप समझ गए होंगे कहाँ पर होगा ये, चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी, चिनाब नदी जो भी आप कह सकते हैं, चिनाब नदी पर ये बना हुआ है। और ये जिला अगर पूछे तो रामबन से याद रख लिए, लेकिन मेन ओवर जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बगलिहार पन बिजली परियोजना या बगलिहार बांध ये बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट आइए। राज तरंगड़ी पुरस्कार के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी पुरस्कार के लेखक, देखिए राज तरंगड़ी तो आप सभी जानते हैं, राज तरंगड़ी क्या है ना? तो ये 1148 ईस्वी में लिखी गई थी और इसके जो आंसर है कल्हड़ जी के द्वारा। किसके द्वारा? कल्हड़ जी के द्वारा ये लिखा गया था। राज तरंगड़ी कश्मीरी ब्राह्मण थे, उनके द्वारा ये संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत पद्य बोल सकते हैं आप, उसमें ये लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट आइए। भारतीय संविधान के, ये भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध उल्लिखित है? मतलब केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो किस भाग के अंतर्गत आता है और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है भाग 11 में। किसमें? भाग 11 में आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 245 से लेकर के 300 तक पूरा आता है, लेकिन यहाँ 55 तक दिया हुआ है, तो 11 से 13 तक जो है पूरा संबंध में राज्य केंद्र, यहाँ 11 से लेकर के 12 तक, 11 से लेकर 12 तक जो है आपका 245 से 300 आर्टिकल तक आपका पूरा जो है केंद्र राज्य के संबंधों को इसमें समर्पित किया गया है। क्लियर है? चलिए, और भाग 11 में ही अगर 245 से हम 263 तक अगर देखें तो विधायी से संबंधित है, प्रशासनिक संबंध है। ठीक है, और जो भाग 13 है मतलब 246 से 300, कितना? 246 से 300, ये किससे संबंधी है? वित्तीय संबंध है इसमें, वित्तीय संबंध, ये चीज ध्यान रखिएगा। 245 से 263 विधायी और प्रशासनिक। ठीक है, और भाग 13 में जो आपका 246 से 300 है वो आपका किसमें शामिल है? वित्तीय संबंध से शामिल है। और 245 से 255 जो है वो विधायी संबंध शामिल है। क्या है? विधायी। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए।
भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ या रूमा पाल या फातिमा बीवी? तो ये थी आपकी लीला सेठ। कौन थी? लीला सेठ जी जो थी वो भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला आपकी मुख्य न्यायाधीश थी। कहाँ थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला थी जो महिला न्यायाधीश बनी थी 5 अगस्त 1991 को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। और वे 15वें विधि आयोग की सदस्य भी रही हैं भारत के 1997 से 2000 के बीच के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। आंख में प्रकाश की मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है किसके माध्यम से? पुतली के माध्यम से, कॉर्निया के माध्यम से, या नेत्र गोलक के माध्यम से, या रेटिना के माध्यम से? फटाफट आंसर करिए 12 का। ये किया जा सकता है नेत्र गोलक के माध्यम से। किसके द्वारा? नेत्र गोलक के माध्यम से हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। मवेशी की एक प्रजाति मिथुन पाई जाती है तमिलनाडु में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में। कहां पर पाई जाती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। बिल्कुल सही, ये पाई जाती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। क्लियर? और ये ग्याल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्याल, बोस फॉन्टेलिस। ठीक है, इसे म्यांमार में मिथुन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम जो है मिथुन रखा गया है। और भी कई सारी जगहों पाया जाता है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश तो पूर्वी भारत है तो वहाँ पाया जाता है, बांग्लादेश वहीं पास में ही है, बगल में म्यांमार भी पास में है, चीन भी ऊपर है। तो ये जो एरिया है ना, यहीं पर ये जो आपका मिथुन है या फिर ग्याल है, ये आपका वहाँ पे पाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आइए। और ये अरुणाचल प्रदेश का आपका जो राज्य पशु भी है, कौन? मिथुन। ठीक है, मवेशी की एक प्रजाति जो मिथुन है, ये अरुणाचल प्रदेश का आपका राज्य पशु भी है, राज्य पशु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। 1857 की विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों की पहचान के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती कहाँ पे मनाई जाती है? किस जगह पे मनाई जाती है बताइए? बिल्कुल सही जवाब, बिहार में। बिहार के ही थे कुंवर सिंह जी, और ये सबसे मतलब बुजुर्ग थे जो इसमें स्वतंत्रता संग्राम में आपके आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था और काफी वीरता के साथ इन्होंने काम भी किया था। चलिए नेक्स्ट आइए। हमारे शरीर की कौन सी कोशिका को लोकप्रिय रूप में मानव शरीर का सिपाही कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। बताइए, मानव शरीर का सोल्जर यानी सिपाही किसे कहा जाता है? कौन सी कोशिका को कहा जाता है? बिल्कुल सही, WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को ही ये क्या करता है? ये आपका देखिए, इसकी जब मात्रा भी अधिकतम हो जाती है ना, ये लगातार बनने लगता है, रुकता नहीं है, तो ये फिर कैंसर का भी रूप ले लेता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन ये आपका जब तक कंट्रोल में है, ये आपको एक सोल्जर की तरह आपके शरीर में काम करेगा। चलिए नेक्स्ट आइए। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों में दूध का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, या प्रोलैक्टिन, या प्रोजेस्टेरॉन? तो आप सभी जानते हैं, तो सिंपल सा आंसर है प्रोलैक्टिन है, उसी का स्राव होता है। नेक्स्ट आइए। प्रतिमाओं के जुलूस के द्वारा सामाजिक बुराइयों का प्रत्यक्ष सामना करने और उनके षड्यंत्रकारियों की आलोचना के लिए मारवतों और बगयासों का त्योहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सही आंसर है, नागपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। नंदा देवी चोटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या असम में? नंदा देवी सभी जानते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले में आपका ये पाया जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, जिसे यूनेस्को में आपके 1988 में शामिल किया गया था विश्व धरोहर स्थल की सूची में, है ना। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक बीमारी है? खसरा, दमा, स्कर्वी या मधुमेह? संक्रामक क्या है? खसरा। खसरा जो बीमारी है एक संक्रामक बीमारी है। ठीक है, और ये रूबेला वायरस के कारण ही ये होता है। नेक्स्ट आइए। ये तो वही पुराना क्वेश्चन है। 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का पुनर्नामकरण किया है। क्या नाम कर दिया है? तो ये कर दिया है नूर सुल्तान कर दिया है। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम क्या होगा? संभावित परिणाम क्या होगा? मुद्रा संकुचन होगा। क्या होगा? मुद्रा संकुचन होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अपस्फीति और मुद्रास्फीति क्या चीज होता है? देखिए जब भी
जो आपका समग्र मूल्य होता है, कुल मूल्य होता है, अगर उसके स्तर में अगर कमी आती है तो मुद्रास्फीति की दर क्या होती है, नकारात्मक हो जाती है। जब नकारात्मक हो जाती है तो उसी को हम अपस्फीति कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक है? सेब में, सोयाबीन में, गेहूं में या मूंगफली में? तो आप सभी जानते हैं सोयाबीन में। सोया में क्या होता है, सोया में आपका सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आइए। 2019 में उद्घाटन प्रो वॉलीबॉल लीग किताब जीता। ये तो पुराना ही क्वेश्चन है, फिर भी आप एक बार आंसर जान दीजिए। चेन्नई स्पार्टन्स। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, किस पाल राजा के द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 783 और 820 के बीच में किया गया था। और इसे जो आपके एक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जी हैं, उन्होंने 1193 में, कब? 1193 में इसे नष्ट कर दिया था। किसे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो नालंदा और विक्रम विश्वविद्यालय में आप लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, ध्यान रखिएगा। विक्रम से धर्मपाल को कनेक्ट करके रखिएगा, चाहे कैसे भी हो जाए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा 1 नंबर चला जाएगा, साथ में और भी नंबर जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 मार्च 2019 को, तो पुराना क्वेश्चन है, 2019 को डाउन सिंड्रोम दिवस के तौर पर मनाया गया था। इसका थीम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका थीम था किसी को पीछे ना छोड़े। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसके क्वेश्चन फटाफट आप देख सकते हैं। सिंपल 10-15 मिनट का वीडियो है, ताकि आपका रिवीजन एक तरह से होता रहे डेली जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।